नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। साथ ही आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसको नहीं मिली है जगह। साथ ही कश्मीर में आतंकी दहशत फैलाने की क्यों कर रहे हैं कोशिश, बताएंगे आपको। साथ ही दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे जज के ट्रांसफ़र को लेकर क्यों उठा है विवाद, इसकी भी देंगे पूरी जानकारी। तो करते हैं शुरुआत। तो सनराइज प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट की हुई सुनवाई की। 8 लोगों की मौत का मामला अभी फिलहाल शांत नहीं होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा मामले में राज्य सरकार यानी यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दे दिया है। सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह आदेश दिया है योगी सरकार को। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें 2 वकीलों ने घटना के संबंध में पत्र लिखा है। उनका नाम शिव कुमार त्रिपाठी है और CS पांडा है। CJI ने दोनों वकीलों को कोर्ट में बुलाने के लिए भी कहा था। वकील शिव कुमार ने कहा कि बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन लखीमपुर में हुआ और यूपी सरकार ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं CJI ने यूपी सरकार के वकील से भी पूछा कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या किसी को गिरफ्तार किया है। यूपी सरकार के वकील ने CJI के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए कल यानी शुक्रवार को पूरी स्थिति बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही योगी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में अब ये बताना होगा कि कितने लोगों पर FIR हुई, कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। रविवार को लखीमपुर में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की गाड़ी गई थी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर यह आरोप लगा कि किसानों को उन्होंने निशाना बनाया, अपनी गाड़ी के आगे किसानों को कुचल दिया। इसमें किसानों की मौत हुई और इसके बाद जो स्थिति बनी उसने योगी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। इस मामले में आशीष मिश्रा पर भी मामला दर्ज है, हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं और इस मामले में योगी सरकार ने अब तक कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ फिलहाल नहीं की है। ऐसे में विपक्ष भी योगी सरकार को इसी मुद्दे पर घेर रहा है। किसान भी सवाल ये उठा रहे हैं कि दरअसल जब नाम FIR में आ चुका है तो अब तक गिरफ्तारी तो छोड़िए, पूछताछ के लिए भी पुलिस ने नहीं बुलाया है और यही एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार स्टेटस रिपोर्ट क्या दाखिल करती है, क्या कुछ उसमें बताती है गिरफ्तारी को लेकर और लोगों के पर की गई FIR को लेकर। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। लेकिन खबर यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 80 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। खबर यह भी नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। खबर यह भी नहीं है कि इसमें नाम गृह मंत्री अमित शाह का भी है। खबर यह भी नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी का नाम भी इसमें शामिल है। और तो और खबर यह भी नहीं है कि लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी इसमें शामिल है, बल्कि खबर यह है कि इससे वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम हटा दिया गया है, यानी कार्यकारिणी में वरुण गांधी और मेनका गांधी अब नहीं दिखाई देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने 80 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की तो सबकी नज़र लिस्ट में वरुण गांधी के नाम पर गई, क्योंकि वहां उनका नाम नहीं था। बीते कुछ समय से वरुण गांधी न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, बल्कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उस पर योगी सरकार के खिलाफ लगातार मुखर थे, ट्वीट कर रहे थे। लखीमपुर खीरी कांड में वरुण गांधी ने हर दिन ट्वीट करके योगी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और शायद इसी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने आज भी लखीमपुर कांड पर एक वीडियो आने के बाद ट्वीट किया था और उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए लिखा था, ये वीडियो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्रदर्शनकारियों का मर्डर करके उसको चुप नहीं कराया जा सकता। निर्दोष किसानों का खून बहाने की घटना के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। हर किसान के दिमाग में उग्रता और निर्दयता के भाव वही। इससे पहले उन्होंने एक और वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर कर रख देगा।
पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इस गाड़ी के मालिकों और उसमें बैठे लोगों और इस पूरे मामले में संलिप्त अन्य लोगों को चिन्हित करे और गिरफ्तार करे। वरुण गांधी इससे पहले भी कई मामलों को लेकर ट्वीट कर चुके थे। उन्होंने 4 अक्टूबर को एक श्रद्धांजलि पत्र ट्वीट करके लिखा था, लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई के निवेदन करता हूं। इससे पहले किसानों की जब रैली मुजफ्फरनगर में हुई थी तब वरुण गांधी ने समर्थन में ट्वीट किया था और शायद ये तमाम जो ट्वीट थे वो बीजेपी को अखर रहे थे। वरुण गांधी ने मांग की थी कि किसानों की बुनियादी समस्याओं का निवारण करें। उन्होंने एक पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था और कहा था कि उम्मीद है कि भूमि पुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी, ना घर करे इससे पहले उन्हें न्याय दिलाना होगा। यानी कि लगातार वरुण गांधी किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे थे। लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि दरअसल किसानों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है और इसका खामियाजा उनको अब उठाना पड़ा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से न सिर्फ वरुण गांधी बल्कि मेनका गांधी भी हटा दी गई हैं। हालांकि कार्यकारिणी में 50 विशेष आमंत्रित और 189 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। जो सूची जारी की गई उसमें कई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक और सांसद इसमें शामिल हैं, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम इसमें शामिल ना होना, वरुण गांधी का लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरना, लगातार ट्वीट करना, किसानों की समस्याओं को उठाना और जो प्रदेश की कार्यप्रणाली पुलिस की है उस पर सवाल करना, ये कई राजनीतिक बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि वरुण गांधी क्या कोई बड़ा सियासी फैसला ले पाएंगे या फिर बीजेपी में जिस तरह की कवायद रही है केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कश्मीर में आतंकी लगातार दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 5 लोगों की हत्या आतंकी घटनाओं में हुई है। इन मारे गए लोगों में जम्मू के पोटली के रहने वाले टीचर दीपक चंद्र भी शामिल हैं। दीपक चंद 3 साल पहले कश्मीर में टीचर नियुक्त हुए थे। परिवार उनका जम्मू पलायन कर गया था, लेकिन कई रिश्तेदार अब भी उनके कश्मीर में ही रहते हैं। आज सुबह एक स्कूल के बाहर 2 लोगों की आतंकियों ने हत्या की, जिसमें दीपक चंद्र भी शामिल थे। प्रिंसिपल के साथ मौजूद टीचर्स को पहले आतंकियों ने लाइन में लगाया और कहा यह जा रहा है कि उनके आई कार्ड देखे गए। टीचर और प्रिंसिपल को आतंकियों ने गोली मार दी। ये पहली घटना नहीं है, पिछले कई दिनों में आतंकियों की इस तरह की घटनाओं में लोगों की जान जा रही है और दहशत का माहौल बन रहा है। एक पुरुष टीचर हैं जो एक कश्मीरी पंडित हैं, दीपक, और वर्तमान में वो बटामालू श्रीनगर के रहने वाले थे। उनकी पहचान जम्मू के दीपक चंद के रूप में हुई है। उनकी हत्या की गई और एक दूसरी महिला टीचर हैं जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनकी भी पहचान आलोची बाग श्रीनगर निवासी आरपी सिंह की पत्नी सुपिंद्र कौर के तौर पे हुई है। आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर इलाके में एक तरह से रोष का माहौल है। आतंकियों ने श्रीनगर ज़िले के संगम ईदगाह इलाके में 2 टीचर्स की जब ये हत्या की, उसके बाद न सिर्फ पुलिस ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी, बल्कि बड़े पैमाने पर अब इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके कहा है, मैं आतंकियों की ओर से हमारे 2 टीचर सुपेंद्र कौर और दीपक चंद की बर्बर हत्या की कड़ी निंदा करता हूँ। निर्दोष लोगों पर जघन्य आतंकी हमले के दोषियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है श्रीनगर से। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर आई है। टारगेट हत्याओं का एक और सेट। इस बार शहर के ईदगाह इलाके में एक सरकारी स्कूल में 2 टीचर्स की हत्या हुई। आतंक की इस अमानवीय कृत्य के लिए निंदा के शब्द पर्याप्त नहीं है, लेकिन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन और तमाम महकमे अब ज़बरदस्त तरीके से सर्च अभियान भी चला रहे हैं और आतंकी वारदातों पर लगाम लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली न्यायपालिका में कुछ तबादले किए गए हैं। इसमें दिल्ली दंगे की सुनवाई कर रहे एक जज का ट्रांसफ़र भी हुआ है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कड़काडूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव का ट्रांसफ़र हुआ है। उनको सीबीआई कोर्ट अब भेज दिया गया है। वो साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए
दंगे के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। वहीं सीबीआई के जज वीरेंद्र भट्ट को अब कड़काडूमा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वो दिल्ली दंगों से जुड़े केस की सुनवाई करेंगे। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में 23 फरवरी 2020 को दंगों की शुरुआत हुई थी। करीब 3 दिन तक ये दंगे चले थे। 53 लोगों के आसपास लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। इसके साथ साथ कई लोगों के घरों दुकानों को नुकसान भी हुआ था। बीते 7 दशक में दिल्ली में ये सबसे बड़ा दंगा बताया गया है, जो सांप्रदायिक दंगे के रूप में सामने आया था। इसके अलावा संदीप यादव, जो कि साकेत के फैमिली कोर्ट के जज थे, उनको साकेत साउथ में एएसजी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं संजीव कुमार सिंह को एएसजी बिजली से साकेत फैमिली कोर्ट में जज बनाया गया है। ऑर्डर में बताया गया है कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफ़र चीफ जस्टिस के आदेश पर हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली दंगों से जुड़े एक जज के ट्रांसफ़र के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जब इतने महत्वपूर्ण केस की सुनवाई कोई जज कर रहा था और कई उनके ऑब्जर्वेशन, कई फैसले सामने आ रहे थे, तो ऐसे समय में इस जज को ट्रांसफ़र कराने के पीछे की स्थिति क्या थी और क्या ये सही समय था इन जज का इस वक्त ट्रांसफ़र किया जाना। तो आपको प्राइम टाइम के लिए जो खबरें दिखाई गई उसके बारे में आप क्या कुछ राय रखते हैं और क्या कुछ खबरें आप इस प्राइम टाइम में देखना चाहते हैं? अपने मुद्दे, अपने विषय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।